आजकल आपने देखा होगा कि एजोस्पर्मिया के बड़े केस आते हैं। क्या रीजनरेटिव मेडिसिन में एजोस्पर्मिया का इलाज मुमकिन है? जी, रीजनरेटिव मेडिसिन में बिल्कुल तमाम देखें, जैसे कि अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि रीजनरेटिव मेडिसिन में हम टिश्यू रिपेयर करते हैं, टिश्यू रीजनरेशन करते हैं, ब्लड वेसल्स का एंजियोजेनेसिस होता है, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं, ठीक है, नर्व डिसफंक्शन जो हो चुका हुआ है उसकी रीजेनेसिस होती है। तो जहां जहां पे हमें न्यू टिश्यू रीजनरेशन चाहिए वहां तो डेफिनेटली इसका रोल है। लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा इसका रोल, और जिसको मैंने अपनी भी स्टडी की है, वो इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स में है। क्योंकि इरेक्टाइल डिसऑर्डर में हमें नर्व रीजनरेशन चाहिए होती है, हमें नई ब्लड वेसल्स चाहिए होती हैं, हमें टिश्यू रीजनरेशन चाहिए। तो वो तो डेफिनेटली इसका बड़ा ही, मैंने अपनी स्टडी भी की है जिसमें 80 पेशेंट्स में से 76 सेटिस्फाइड हैं ट्रीटमेंट के साथ माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिसऑर्डर में। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी इसका रोल है। एजोस्पर्मिया में अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अभी डेफिनेटिव रोल हम नहीं कह सकते क्योंकि स्टडीज हो रही हैं, मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूं, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी डेफिनेटली, क्योंकि ये स्टेम सेल थेरेपी जो है वो एक बहुत ही जदीद साइंस है। जैसे कि भी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मीजेनकाइमल सेल कहां से ले रहे हैं, बोन मैरो से ले रहे हैं, फैट से ले रहे हैं, कार्टिलेज से ले रहे हैं, आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से ले रहे हैं, और वो उसी सेल्स को रीजनरेट करेगा जो सेल्स हमें चाहिए होंगे। और अब तो आगे ऑटोलॉगस सेल्स आ गए कि आपको हम लेके जाते हैं, मशीन आपके अपने ऑटोलॉगस सेल निकाल देती है, वो हम आपको लगा देते हैं, और साथ ही हम कुछ सेल्स आपके कल्चर कर लेते हैं, और वो कल्चर होके वो आपको हर महीने लगते रहते हैं। वो हर महीने लगते रहते हैं। तो ये चीजें अभी इसकी बहुत कम अवेयरनेस है हमारे पॉपुलेशन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ रही है। ऑटिज्म के पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं, आपको अगर स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट को सर्जरीज का बताया वो ट्रीट हो, इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट हो रही है, पेरोनीज डिजीज एक होती है वो ट्रीट हो रही है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ट्रीट हो रही है, यानी बे इंतहा ऐसी, और कैंसर के कई पेशेंट जो है वो ट्रीट हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़े पॉजिटिव रिव्यूज मौजूद हैं। ठीक हो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने पीआरपी की बात की, तो विजाइनल पीआरपी कैसे होती है और कितनी दफा करवानी चाहिए? देखिए, विजाइनल जो पीआरपी है उसको हम ओ शॉट भी कहते हैं। उसका मतलब है कि ऑर्गेस्मिक शॉट। उससे क्या फायदा ये होता है कि क्या कहते हैं कि आपके जो नॉर्मल टिश्यू है वो तो सिंपल प्रोसेस है, पेनलेस प्रोसेस है, पहली बात तो ये है। और ये है कि आपका ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है ना वो इंटीमेट एरियाज में इंजेक्ट करते हैं। अब उसके फायदे ये है कि वहां पे टिश्यू जो है वो न्यू बनना शुरू हो जाते हैं टिश्यू से, जहां पे भी इंजेक्ट करते हैं, और वहां पे जो है न्यू ब्लड वेसल्स बनती है, न्यू नर्व्स बनती हैं। तो वो एक तरह का न्यू जो है ना वो सिस्टम सारा वहां पे वो हो जाता है। प्लस उससे क्या फायदे होते हैं कि उससे सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, लुब्रिकेशन इंक्रीज होती है। तो वो फीमेल्स जिनको विजाइनल ड्राइनेस होती है, पेनफुल इंटीमेसी के टाइम पे उनको बहुत ज्यादा पेन होती है, या ये है कि उनको लॉस ऑफ लिबिडो है, या ऑर्गेजम ही नहीं अचीव होता, या पोस्टपार्टम के बाद कितनी डिलीवरीज के बाद फीमेल्स को चेंजेस आती हैं, वो समझते हैं ये नॉर्मल है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसकी ट्रीटमेंट हम इस तरह से विजाइनल पीआरपी ओ शॉट से कर लेते हैं। और प्री और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स हैं, उनकी कितनी चेंजेस हैं। इवन माइल्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी पीआरपी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ठीक हो गया जी। तो आप ये समझती हैं कि पीआरपी से विजाइनल डिस्चार्जिंग, लोकोरिया जैसी बीमारियां भी खत्म होती हैं? बिल्कुल खत्म हो सकती है, क्योंकि वहां पे हम जब न्यू सेल्स जनरेट करेंगे तो जो अंडरलाइन डिजीज होगी ना वो ऑलमोस्ट खुद ब खुद ही वो फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? तो वो क्योंकि हम वहां पे बिल्कुल ही एक नई जो है ना न्यू सेल्स वहां पे हम जनरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका एक रोल है, डेफिनेटली। ठीक हो जी। अच्छा, पीआरपी करने के बाद इसको मैनेज रखने के लिए डाइट का भी कोई रोल होता है? डाइट का है, और ऑब्वियसली एक लाइफस्टाइल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ती है कि एक आपकी बैलेंस डाइट हो, आप जो है वो लाइफस्टाइल में सबसे पहले एक्सरसाइज। फीमेल्स जो है आफ्टर 40 उनको इतना ज्यादा नहीं पता होता कि हमारे लिए स्पेशली जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एरिया को अपनी जो सेक्सुअल वेलबींग को करने के लिए, सही करने के लिए आपको पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस को भी हमें उनको एजुकेट करना चाहिए कि वो किस तरह से वो जो है वो उनको हेल्पफुल करेंगी। तो डेफिनेटली इसका फायदा रोल होता है। जी बिल्कुल होता है। सर, अगर हम बात करें ओबेसिटी और फिर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करें तो दोनों का आपस में क्या लिंक है? बहुत ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 80% पेशेंट जो ओबेसिटी का है, इनफर्टिलिटी का है, वो ओबेसिटी के साथ ही आता है। तो ओबेसिटी एक बड़ा मेजर फैक्टर है, इवन फीमेल्स में भी अगर आप देखा जाए ओबेसिटी एक बड़ा मेजर फैक्टर। इसीलिए मैं मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर बड़ा
काम करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब ये जो GLP-1 एगनिस्ट और GIP एगनिस्ट मेडिसिन आ गई हैं, ये एक मिरेकल है मॉडर्न साइंस का, क्योंकि हम इन मेडिसिन के थ्रू इन पेशेंट्स का वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास ये चीजें मौजूद ही नहीं थी, दो ही चीजें थी, या हम कहते थे डाइट कर लो, या हम कहते थे एक्सरसाइज कर लो, या मैक्सिमम वो ऑलिस्टेटिन थी जो कि FDA अप्रूव थी, वो देते थे, लेकिन वो बहुत स्लो, उसका तो आपको पता है 1 साल में 3 से 4 किलो वजन कम होता है, जहां के उसकी निस्बत वही GLP-1 और GIP जो मेडिसिन हैं वो 1 महीने में 4 से 5 किलो कम कर रही है। तो वो जो साल वाली बात थी वो महीनों में आ गई है, नंबर 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह में अपने बहुत से ऐसे ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं और इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं जिनको के ये GLP-1 GIP पे डाल के सिर्फ वेट रिडक्शन से ही उनकी इरेक्टाइल डिसऑर्डर बेहतर हो गया, क्योंकि काम क्या है, वैसे भी आने आपको बताया सारा वेसल्स का है। तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी, जब आपका वेट इतना ज्यादा, ऊपर से वेट इतना ज्यादा आपके वेसल्स पे पड़ रहा है, खासतौर पे आपकी पिनाइल वेसल्स के ऊपर, कि वो आपके वजन की वजह से ही डायलेट नहीं कर पा रही और वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, तो वो आधे से ज्यादा मसले, जैसे ही वो उनकी ओबेसिटी कम होती है, आते तो मेरे पास वो पी शॉट के लिए, लेकिन मैं साथ उनको GLP GIP पे भी डाल देता हूँ। और वो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज हमें समझना पड़े जरूरी है, ये एक मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं, जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा ये टिश्यू रीजनरेशन कर रही है। अब देखें, ये वियाग्रा नहीं है, ये इंजेक्शन लगा पी शॉट का और इरेक्शन आ गई, रिएक्शन आ गई। उसने क्या करना है, जब हमने वहां पे इंजेक्शन लगाना है, उसने 3-4 हफ्ते, बल्कि उससे भी ज्यादा, कभी महीनों में भी बात चली जाती है, वहां टिश्यू रीजनरेशन करनी है, वहां एंजियोजेनिक नई ब्लड वेसल्स बनानी है, वहां पे आपकी नर्व जो डिसफंक्शन हो चुका है उसकी रीजनरेशन करनी है। तो वो कुछ महीनों का प्रोसेस होता है, इसके लिए पेशेंट की काउंसलिंग, और उसके साथ साथ जब उसका वेट भी कम होगा और टीजी रीजनरेशन भी होगी तो उसको डबल फायदा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक फीमेल को खूबसूरत रहने के लिए अपने फेस, चेस्ट और विजाइनल एरियाज तीनों को मैनेज करना होता है, तो आप क्या समझती है कि तीनों का हल एस्थेटिक फिजिशियन के पास होता है? ऑनेस्टली मेरा ख्याल है कि होता है, क्योंकि एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो ऑब्वियसली फेस तो आपका वो कर लेगा, ठीक है ना, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताएगा, वो आपकी फिर फुल बॉडी की जो है ना वो एक शेपिंग हो जाएगी। बाकी ये है क्योंकि एस्थेटिक्स में आज को आपको पता है कि एज अ गायनी जो है वो एक मेजर बीच में एक चीज है जो कि कोई भी एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो उसको हम नहीं कह सकते कि उसको नहीं आती, ठीक है ना। तो जो चीज हम फेस पे कर रहे हैं, जैसे हम फिलर्स कर रहे हैं, हम थ्रेड्स कर रहे हैं, हम PRPs कर रहे हैं फेस पे, उसी तरह हम इंटीमेट एरिया को भी यंग लगने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, वर्बल थ्रेड्स करते हैं, लेबल पफिंग करते हैं। तो वो जो उस एरिया को हम ब्यूटीफाई जिसे कहते हैं वो हम कर देते हैं, तो वो एक आपको एक जो फीमेल्स है उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली वो फिर थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एज के साथ साथ और आफ्टर 40 उनको ये लगता है कि वो फेस तो है, लेकिन ये कि वो उनकी जो एक तरह की सेक्सुअल लाइफ है वो उस तरह से सेटिस्फाइंग नहीं है। तो अगर हम उसको अपेरेंटली या फंक्शनली हम उसको इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस लेवल को हम इंक्रीज करेंगे, तो वो हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं।